हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 17 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं जो कि आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी वनडे एग्जाम, बैंक, पीओ, किसी भी एग्जाम की, इवन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर जो है आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 37वां स्थापना दिवस कब मनाया? इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज मैं क्वेश्चन के डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 37वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 16 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 37वां स्थापना दिवस मनाया। ये आपको याद रखना है, कब? 16 अक्टूबर को। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यही बताया कि हर साल 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब एनएसजी यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या है? आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसे आपको याद कर लेना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को और किस नाम से जाना जाता है तो ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह 1984 में स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को जो है कब स्थापित किया गया था? 1984 में इसको स्थापित किया गया था, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघीय आकस्मिक बल बनाने का निर्णय लिया था जो आतंकवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ठीक है, यहां पर किसके लिए इनको बनाया गया था? यहाँ पर आतंकवाद के विभिन्न अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके? एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे आपको याद रखना है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसे आपको याद कर लेना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको स्टार बनाकर लिखा है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर 2021 को गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU की आधारशिला रखी। इसे आपको याद कर लेना है। देखिए, अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने घोषणा की विश्वविद्यालय में जो है जल्द ही 200 छात्रों को समायोजित करने वाले 5 पाठ्यक्रम को जो है शुरू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि विश्वविद्यालय के अंदर जो है जल्द ही 200 छात्रों को समायोजित करने वाले 5 पाठ्यक्रम को शुरू किया जाएगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने NFSU से पर्यटन, नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों और तटीय पुलिसिंग से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने का भी आग्रह किया है। यानी कि इस फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में और कौन कौन से कोर्स होंगे? तो यहाँ पर पर्यटन, नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों और तटीय पुलिसिंग, यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो पुलिस कह लीजिए, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तटीय पुलिसिंग से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने का भी यहाँ पर आग्रह हुआ है। तो इसे आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता है? इन चारों में से अगर आंसर पता है तो आप सही जवाब दे सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जो है जीता है। ये आपको याद रखना है। कैम्ब्रियन यहाँ पर पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने
स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स हैं उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया पहले पॉइंट में कि 13 से 15 अक्टूबर 2021 तक ब्रिटेन के ब्रेकेन वेल्स में प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 से 5 गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की एक टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि पूर्व कैम्ब्रियन पेट्रोल को कभी कभी विश्व में सेनाओं के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि पूर्व कैम्ब्रियन जो पेट्रोल को कभी कभी विश्व में सेनाओं के बीच जो है सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय सेना की टीम ने कुल 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, यानी कि इस अभ्यास में कह लीजिए या इस पेट्रोलियन यहाँ पे आपका कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में जो है कुल 96 टीम जो है यहाँ पे प्रतिभाग की, और उन 96 टीमों में से जो है अपनी भारत की टीम जो गई थी यहाँ पर, उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। किसने? 4 से 5 गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की एक टीम को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 96 टीमों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। आशा करता हूं डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा शहर रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बनने वाला है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए रोपवे, बहुत सारे लोगों ने रोपवे का सफ़र भी किया होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि रोपवे चलता है, लेकिन यहाँ पर शहरों में चलाने की बात हो रही है। इस तरीके से बड़े बड़े पोल्स होते हैं, उन पे एक केबल वायर लगा रहता है, और इस प्रकार से रोपवे का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर होता है। केबल कार इसको कहा जाता है, और ये इस प्रकार से ये लाइन टू लाइन आगे चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि भारत का कौन सा शहर रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बनने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वाराणसी। इसे आपको याद रखना है। वाराणसी जो है आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है, काफ़ी प्रसिद्ध जिला है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला भारत बोलिविया और मैक्सिको सिटी के बाद विश्व का तीसरा देश है। यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक परिवहन के लिए, यानी कि सार्वजनिक तौर पे इसका इस्तेमाल करने के लिए रोपवे बनाने वाला भारत जो है बोलिविया और मैक्सिको सिटी के बाद तीसरा जो है यहाँ पर देश बन चुका है, जो कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का इस्तेमाल करेगा। तो इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वाराणसी शहर जल्द ही सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि रोपवे सेवा वाराणसी शहर में हवाई रूप से 4.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और रोपवे पर कम से कम जो है 220 केबल कारें चलेंगी। इसे आपको याद रखना है, जिसका मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, स्ट्रक्चर पूरा इस तरीके से होगा, और इसमें ये आपका ऐसे ही स्लाइड करते हुए उस रोपवे यानी इस वायर पे वो आपका केबल कार मूव होता रहेगा। इसे आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए भारत को 2070 तक कितनी सौर क्षमता की आवश्यकता होगी। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि ऐसे ऊर्जा का स्रोत कह लीजिए, ऐसा यहाँ पर जो आप ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर कोयले से जो उत्पन्न बिजली है, इसके साथ साथ हाइड्रो पावर से उत्पन्न है, तो यहाँ पर ऐसा हमारा ऊर्जा का सोर्स, ऐसा बिजली का सोर्स होना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से पोल्यूशन या प्रदूषण न फैलाती हो। जैसे कि आज हम इस्तेमाल करते हैं कोयले से जो बनी बिजली होती है, उनका ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे काफ़ी कुछ पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो इसे आपको याद रखना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए, यानी कि शून्य, किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पर उत्सर्जित नहीं होगा, और सारा हमारी जितनी भी डिमांड है बिजली की, ऊर्जा की, वो सारा यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। कैसे होगा और कितना चाहिए इसके लिए 2070 तक, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 5600
30 गीगावाट जो है यहाँ पर बिजली हमें चाहिए 2070 तक। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पारंपरिक जो हैं या जो पहले से चले आ रहे हैं बिजली उत्पन्न करने के तरीके, चाहे यहाँ पर कोयला आधारित हो, हाइड्रो पावर हो और इसके साथ साथ और भी तरीके से जहां बिजली बनाई जाती है, तो उनको क्लीन करना है, यानी कि कोई ऐसा सोर्स ढूंढना है जहां से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन न हो। तो 2070 तक जो है 5630 गीगावाट बिजली की आवश्यकता हमें होगी अगर हम चाहते हैं कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो। तो आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप क्वेश्चन से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि एक अध्ययन के अनुसार भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन राष्ट्र बनने के लिए अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 5630 गीगावाट तक बढ़ाना होगा, तब जाके वो पूरी तरीके से जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, जो ऊर्जा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाएगी 2070 तक। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने बताया कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा जारी अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में जो है 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है, यानी कि 100 गीगावाट जो है हम बिजली अक्षय ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है। देखिए ऐसी ऊर्जा जिसका आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है और उनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कोई कमी कह लीजिए, कोई हास नहीं होती। यानी कि हवा से अगर आप बिजली बना लिए तो हवा खत्म नहीं हो जाएगी। सूर्य से अगर आप बिजली बना ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है और अगर आप उससे बिजली भी बनाते हैं तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलने वाला है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि अध्ययन का शीर्षक जो है इम्प्लीकेशन ऑफ अ नेट जीरो टारगेट फॉर इंडियाज सेक्टोरियल एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी, यानी क्लाइमेट जो पॉलिसी है यहाँ पर CO2 उत्सर्जन का उनको कम करने का यहाँ पे प्रयास है। अगर आप अच्छे ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस जो है मनाया जाता है और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि इसे 22 दिसंबर 1992 को प्रस्तावित किया गया था, यानी पहली बार जो है मनाने का यहाँ पर प्रयास जो है 22 दिसंबर 1992 को जो है इसको प्रस्तावित किया गया था और यह दिवस जो है गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास को जानने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो लोग गरीबी में रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके इन संघर्ष को जानना है, समझना है और वे लोग इन कठिनाइयों को कैसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी जानना यहाँ पर है। किसके अंतर्गत? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी उन्मूलन दिवस है इसके अंतर्गत। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन का डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन से यहाँ पर खिताब होगा, इसे आपको याद रखना है। टाइप में मिस्टेक है, कौन से खिताब को अपने नाम किया है ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सैफ कप को जो है यहाँ पर हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने नाम किया है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने 8वीं बार सैफ कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में नेपाल की टीम को 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। कितनी बार जीता है? 8वीं बार इन्होंने जीता है। किस टीम को हराया है? नेपाल की टीम को फाइनल में हराकर 3-0 से ये रिकॉर्ड जो है 8वीं बार जो है अपने नाम किया, यानी 8 बार ये जो है सैफ कप इन्होंने जीत लिया है, ये आपको याद रखना है।
अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस साल नेपाल की टीम पहली बार सैफ कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके लिए भारत को हराना आसान नहीं था और भारत ने यहाँ पर नेपाल को हराकर ये सैफ कप अपने नाम किया। ये आपको याद रख लेना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सैफ कप के 13 में से 8 टूर्नामेंट अकेले भारत ने जीते हैं। ये 13 बार टूर्नामेंट आयोजन हो चुका है, जिसमें से 8 बार भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इस टूर्नामेंट में इस साल भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव की टीम जो है भाग ली थी। यानी कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सैफ कप में कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया था, तो देखिए भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव की जो टीमें हैं इस टूर्नामेंट में भाग ली थी। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के अंदर किसने माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अगर सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अदरवाइज मैं क्वेश्चन के डिटेल्स और क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर। हाल ही में भारत के अंदर किसने माई पार्किंग एप्स लॉन्च किया है, तो अनुराग ठाकुर ने इसे यहाँ पर लॉन्च किया है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स हैं उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। यानी कि यूं कह लीजिए कि इस ऐप के माध्यम से आप पहले से ही जो खाली जगह है उनको बुक कर सकते हैं, ताकि आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। यानी कि पहले से ही अब अपनी गाड़ियों को पार्क करने के लिए आपको जगह को रिजर्व करना होगा, यानी कि जो पार्किंग एरिया है उसको बुक करना होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया कि स्लॉट को बुक करना होगा, तभी जाके आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। देखिए इस ऐप को वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से जो है लॉन्च किया गया है। यानी कि यहाँ पर जब हम वाहन पार्किंग करते हैं तो काफ़ी भीड़ की वजह से जगह हमें पार्किंग के लिए नहीं मिल पाता है, जिससे कि अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा जिस एरिया में आप जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पे खाली जगह कहाँ पे है, ताकि आप अपनी गाड़ी को आसानी के साथ पार्क कर सकें। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। अभी आपको पता है कि अभी वर्तमान समय में जो है रवि शास्त्री जो है इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, लेकिन इनका T20 जो वर्ल्ड कप है यहाँ पर 2021 में जो हो रहा है, उसके बाद से जो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद से नए कोच की नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर किस नए कोच की नियुक्ति के लिए बीसीसीआई की तरफ से घोषणा की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ का जो है यहाँ पर नाम लिया गया है या इनकी घोषणा की गई है कि रवि शास्त्री के रिटायरमेंट के बाद या रवि शास्त्री के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है राहुल द्रविड़ जो है यहाँ पर भारतीय टीम के कोच बनेंगे। ये बीसीसीआई की तरफ से घोषणा की गई है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स हैं उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वे T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोच बनेंगे। राहुल द्रविड़ का करार पहले 2023 तक ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर 2021 के बाद यानी कि 22 और यहाँ पे 22 और 23 तक जो है ये भारतीय क्रिकेट के कोच बने रहेंगे। इसके बाद से बीसीसीआई क्या इनके जो है कार्यकाल को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर कार्यकाल पूछे कब तक रहेगा तो यहाँ पे 2022 से 2023 तक जो है इनका कार्यकाल मुख्य कोच के रूप में, भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच के रूप में रहेगा। ये आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में करंट अफेयर के बताता हूं कि जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उस डे के, यानी कि पर डे में जो टॉप 10 करंट अफेयर होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको ही कवर करने का हमारा प्रयास रहता है पूरी तरीके से। और क्योंकि देखिए सभी बहुत सारी घटनाएं डेली बेसिस पे घटित होती हैं, लेकिन सभी घटनाओं के बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो लगती हैं कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, उन्हीं को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि किन दो देशों के बीच जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजित किया गया, यानी कि आयोजन किया गया। यहां पर ये आपको याद कर लेना है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस और चीन के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि किन दो देशों के बीच जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, तो रूस और चीन के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर किया गया था? जापान सागर में, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताने का प्रयास किया कि रूस और चीन के बीच हाल ही में जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास को जो है आयोजित किया गया है। और यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो है जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में चला है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब तक चला है? देखिए यहाँ पर 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में ये चला है। चीन और रूस के बीच में, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद भी करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी मैंने करंट अफेयर आपको यहां पर कराए 17 अक्टूबर से, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस जो है यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर जो कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें, तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।